हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ओके, लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी सुगम भारती का पाठ 13 लोक संस्कृति और नर्मदा। ओके, यहाँ पर नर्मदा नदी के बारे में बहुत कुछ दिया है, उनके बारे में दिया हुआ है। ओके, और गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती और भी नदियों के बारे में यहाँ पर बताया गया है, और नर्मदा के सौंदर्य के बारे में बताया गया है, और नर्मदा नदी किस प्रकार से चिरकुंवारी रही उसके बारे में बताया गया है। ओके, चलिए हम आज उसको आगे और कंटिन्यू करते हैं। नर्मदा तट पर कभी शक्तिशाली आदिम जातियां निवास करती थीं। आज भी नर्मदा तट पर बैगा, गोंड, भील आदि माटी से जुड़ी जनजातियां निवास करती हैं। ये अशिक्षित जरूर है, लेकिन इनका मतलब यह नहीं कि वे संस्कृति संपन्न नहीं है, है ना। ये जो जातियां होती हैं, आदिम जातियां, है ना, जिन्हें हम आदिवासी भी बोलते हैं, जैसे गौड़, भील, बैगा, है ना, ये जातियां जो हैं वह अनपढ़ जरूर होती, मतलब ये जरूर शिक्षित नहीं होती हैं, फिर भी ये अपनी संस्कृतियों को बहुत ही महत्व देते हैं, है ना। ये संस्कृतियां संस्कृति संपन्न होते हैं। इनकी जीवन शैलियाँ जो होती हैं, अधिकतर बैगाओं को देखा होगा आपने, जैसे हमारे यहाँ भी देखा होगा आपने कि नाच गाना वगैरह करते हैं। जैसे आपने 26 जनवरी, 15 अगस्त वगैरह में देखा होगा, ग्राउंड पे उनकी अलग से झांकियाँ प्रस्तुत की जाती हैं, उनके नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं, उनके लोकगीत भी प्रस्तुत किए जाते हैं वहां पर। तो ये क्या है, उनकी संस्कृति ही है ना। वे अपनी जीवन शैलियों, नृत्यों, गीतों जो है ये उनसे बहुत आकर्षित होते हैं वे, है ना। वे उन अपनी संस्कृतियों को बहुत ही अधिक महत्व देते हैं। और सबसे जरूरी बात क्या है, आपने देखा होगा बैगा जातियों को, है ना, अपने शरीर पर उन्हें गुदवाने का बहुत ही शौक रहता है। आपने देखा होगा ना, उनके पूरी शरीर में ऐसे हरे हरे टाइप की ऐसे लाइन में या फिर अन्य बहुत सी आकृतियां बनी होती हैं, है ना, कुछ भी चित्र वगैरह बने होते हैं, कुछ लिखा हुआ रहता है, मतलब अलग अलग प्रकार के गुदने वे अपने शरीर पर गुदवाते हैं। ठीक है ना। जो वहाँ की लेडीजें होती हैं, गौड़, भील और बैगा स्त्रियां जो होती हैं, वे ये सभी चीजें करवाती हैं। गुदनों से उनका बड़ा लगाव होता है, वे अपने पूरे शरीर में गुदने गुदवाती हैं। ओके, बैगा स्त्रियां जो होती हैं वह, उनके गुदने जो है अलग से दिखते हैं, है ना। गुदनों के लिए जो होते हैं अलग से वे अपने कपड़े वैसे पहनती हैं। आपने देखा होगा उनके कपड़े वगैरह भी रहते हैं, जो उनका परिधान रहता है वह भी अलग प्रकार का होता है, ताकि वे अलग से ही पहचान में आती हैं उनकी जातियां, है ना। और जो वहाँ की स्त्रियां होती हैं उन्हें गीतों का भी बहुत ही लगाव होता है, और वे मतलब उनके गीत जो होते हैं, उनकी लोक संस्कृति के गीत गीत अलग ही होते हैं, वे उन्हें बहुत ही मानती हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम कि इन लोकगीतों की रचना किसने की, है ना। तो इसका उत्तर हम नहीं जानते हैं, क्योंकि किसी एक आदमी नहीं बल्कि सैकड़ों पीढ़ियों ने इन गीतों को जन्म दिया है। तब लोग हर काम मिलकर किया करते थे, और गीतों की रचना भी पीढ़ियों के प्रयासों से हुई है। गायक ने अपने गीत की रचना नहीं की, उसने जो सुना उसे औरों को दिया, लेकिन एक गायक से दूसरे गायक तक आते आते गीत बदलते चले गए। गायक पुरानी पीढ़ियों से प्राप्त गीत में परिवर्तन करते हुए भी स्वयं को उस गीत का रचयिता नहीं मानता था, चाहे लोकगीत हो या लोक कथाएं और कुछ लोक सांस्कृतिक समूह का सृजन होती हैं। कोई एक इसे नहीं बनाता, लेकिन कालांतर में आदमी मैं शब्द का अधिक उपयोग करने लगा। हम की जगह मैंने ली है। यही लोक संस्कृति समाप्त हुई और नागर संस्कृति का जन्म हुआ। नागर संस्कृति का महल लोक संस्कृति की नींव पर ही खड़ा हुआ है। जिस प्रकार एक नदी कितने ही झरनों से पुष्ट होती है, उसी प्रकार महाकाव्य इन प्रारंभिक गीतों से ही विकसित हुआ होता है। बहुत संभव है कालिदास ने मेघदूत या ऋतु संहार की रचना पहले से चले आ रहे किसी लोकगीत के आधार पर ही की है। ये बिल्कुल संभव नहीं कि कोई महाकवि किसी पुराने गीत को बीज की तरह ले और उसको एक विशाल वृक्ष के रूप में रूपांतर कर दे, है ना। तो इन लोकगीतों की रचना किसने की, यह भी कोई नहीं जानता है, परंतु किसी एक आदमी ने इन लोकगीतों की रचना नहीं की, बल्कि सैकड़ों पीढ़ियों से इन गीतों का जो चलन है वह चला आ रहा है। वैसे ही एक से दूसरे व्यक्ति के जब कानों में उन गीतों की ध्वनि सुनाई देती है, तो गीत की रचना जो होती है कि किसी एक ने सुनी, दूसरे ने दूसरे को सुनाया,
इस प्रकार से एक दूसरे को उन गीतों को सुनते सुनते वे एक दूसरे तक पहुंच जाते हैं, है ना, और एक से दूसरे तक पहुंचते पहुंचते उनके गीत भी बदलते चले जाते हैं, है ना। फिर भी जो गायक होते हैं वे अपनी पुरानी पीढ़ियों से प्राप्त गीत को परिवर्तन करते समय भी अपने आप को उस गीत का रचयिता नहीं मानते हैं। इस प्रकार जो गीत एक दूसरे से बदलते आए, जो नए गायक थे तो उन्होंने नए उन गीतों में थोड़ा परिवर्तन करके उनमें थोड़ा चेंजनेस लाके उन गीतों को स्वयं उस गीत के रचयिता बने। फिर भी वे उन गीतों के रचयिता अपने आप को नहीं मानते थे, है ना, चाहे वे लोकगीत हों या लोक कथाएं हों, है ना। कुछ लोकगीत जो थी संस्कृति समूह का सृजन होती थी, है ना, कोई एक इसे नहीं बनाता, लेकिन कालांतर में आदमी मैं शब्द का अधिक उपयोग करने लगा, है ना। अभी जो है आजकल हम नहीं बोलते, मैं किसने किया है, मैंने किया है ना, मैं शब्द जो है वह हम की जगह ले ली है ना। इसी तरह लोक संस्कृति जो है इस हम की जगह मैं शब्द ने जो जगह ली है, इस तरह से लोक संस्कृति समाप्त हो चुकी है ना, समाप्त हो गई और नागर संस्कृति का जन्म हुआ है ना। नागर संस्कृति का जो महल है वह लोक संस्कृति की नींव पर ही खड़ा हुआ, मतलब उसके ऊपर ही खड़ा हुआ, लोक संस्कृति को दबाकर नागर संस्कृति उत्पन्न हुई है ना। जिस प्रकार से एक नदी कितने ही झरनों से पुष्ट होती है, उसी प्रकार महाकाव्य जो है उन प्रारंभिक गीतों से ही विकसित हुआ है, ठीक है ना। अगला है लोक संस्कृति की दूसरी विशेषता है उसकी सादगी, उसकी सरलता। सरल को जटिल बना देना आम बात है, पर जटिल को सरल बनाना बहुत कठिन है। लोक कला में कहीं कोई आडंबर नहीं होता, कोई बनाव श्रृंगार नहीं होता, सहज हृदय से सहज रूप से प्रवाहित कला बड़ी बलबलाती और बड़ी तेजस्वी होती है, हमें प्रभावित करने की उसमें अपार शक्ति होती है ना। जो लोक संस्कृति है उसकी दूसरी विशेषता क्या है कि उसमें सादगी और सरलता का भाव होता है ना। सरल को जटिल बना देना आम बात है, परंतु जो जटिल है मतलब कठिन है उसे सरल बनाना बहुत ही कठिन होता है ना। और जो आगे दिया है नर्मदा के बारे में दिया है कि समूचा नर्मदा तट, है ना, समस्त जो है वह नर्मदा तट मंदिरों और देवालयों से भरा हुआ है ना। प्रत्येक तीर्थ किसी पौराणिक आख्यान से जुड़ा है। इन देवालयों और घाटों में सुबह शाम आरती का स्वर, शंख की ध्वनि सुनाई देती है ना। हमारे यहाँ भी जैसे आपने देखा होगा नर्मदा जी हैं, सुबह शाम मंदिरों में घंटियों की आवाज सुनाई देती है ना, आरती के स्वर गूंजते हैं, शंख की ध्वनि गूंजती है ना, कहीं कथा सुनाई देती है, कहीं भजन कीर्तन के स्वर सुनाई देते हैं, है ना। या फिर कोई भक्त है जो त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे का श्रोत का पाठ करता है ना। गेरुए वस्त्र पहने हुए साधु या दंड कमंडल लिए सन्यासी या नर्मदा तट पर भरने वाले असंख्य मेले भी यहाँ की लोक संस्कृति के अभिन्न अंग है। मेले भी जो है वह भी संस्कृति को जोड़े रखने के लिए अभिन्न मानी जाती है, अभिन्न अंग माना जाता है ना। और गेरुए वस्त्र पहने आपने देखा होगा नर्मदा जी के किनारे बहुत सारे धर्मशालाएं हैं जहाँ पर या फिर मंदिरों में, है ना, साधु संतों की भीड़ रहती है, वहां पर सन्यासी जो रहते हैं वे जो नर्मदा तट पर निवास करते हैं ना। शिवरात्रि या कार्तिक पूर्णिमा पर समूचा नर्मदा तट ओर से छोर तक हजारों मेले और मड़ई से गूंज उठता है ना। शिवरात्रि और जो कार्तिक पूर्णिमा होती है इसमें जो है समस्त नर्मदा जी के जितने भी तट हैं वहां पर मेलों और मड़ई जो है बहुत ही लगती हैं, जिससे इस छोर से उस छोर तक हम देखते हैं वहां पर भीड़ ही भीड़ नजर आती है ना। हंसते चहकते लोगों के दल दल इन मेलों में उमड़ते हैं। गांव के लोग कठोर जीवन में से मेले रस घोलते हैं। इन मेलों के कारण ग्रामीण जनता एक सूत्र में बनती है। गांवों के जो लोग होते हैं आज भी मेलों मड़ई को जो है बहुत ही महत्व देते हैं। आज नई संस्कृति के चलते जैसे हमारे यहाँ सिटियों वगैरह में यहाँ पर मड़ई अड़ई वगैरह के बारे में कोई नहीं जानता, परंतु गांव के लोग हैं जो मेले मड़ई को आज भी बहुत ही महत्व देते हैं, है ना। दूर दूर के गांव के लोग हैं जो नर्मदा मैया की जय बोलते हुए आते हैं और पवित्र नर्मदा जल अपने साथ ले जाते हैं, है ना। नर्मदा घाट का निवासी नित्य पूजा पाठ करता है। इनके कई अनुष्ठान बड़े काव्यात्मक होते हैं, जैसे पर्व त्योहारों पर
किए जाने वाला दीपदान रात को अंधेरे में जब महिलाएं दीप प्रज्वलित करके नर्मदा में प्रवाहित करती हैं, तब उन दीपों का केसरिया उजाला कितना मोहक लगता है ना। शाम के टाइम आपने देखा होगा नर्मदा जी के तट पर ही महिलाएं जो है दीप प्रज्वलित करती हैं, या फिर किसी भी तीज त्योहार में जब वे शाम को दीप प्रज्वलित करती हैं, आरती गाती हैं, तो उस दीप की जो ज्वाला होती है, उस प्रज्वलित होती है जब वे, तो उसका केसरिया उजाला इतना ही मनमोहक लगता है ना। सभी घाटों की जो शोभा होती है वह बढ़ जाती है, सारे घाट जो है वह रोशनी से जगमगा उठते हैं। इसी प्रकार होशंगाबाद और महेश्वर के घाट हमारे देश के सर्वोत्तम घाटों में से एक है। होशंगाबाद में भी नर्मदा जी, ईश्वर में जो नर्मदा जी हैं उनके घाट भी बहुत बड़े हैं, हमारे यहाँ से भी बहुत बड़े और बहुत ही सुंदर घाट लगते हैं, है ना। सुबह से लेकर शाम तक अंधेरा तक इन घाटों पर लोगों की भीड़ बनी रहती है। यहाँ की महिलाएं अपनी सहेलियों के साथ अपना सुख दुख बांटती हैं। प्रकृति पर मनुष्य का प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा है ना। प्रकृति को वश में करने में मनुष्य ने अभूतपूर्व सफलताएं पाली हैं। पहाड़ टूटते हैं, नदियां अपना स्वरूप बदलती है, बांध बनते हैं, विशाल जलाशय प्रकट होते हैं और नहरों का जाल बिछ जाता है ना। बहुत से जो है पहाड़ों को टूटकर बहुत सारी, जैसे आपने देखा होगा रोड वगैरह बनी, सड़कें वगैरह बनती हैं, तो पहाड़ों को तोड़कर उनको काट कर ही बनाई जाती है। नदियां जो है अपना स्वरूप बदल देती हैं, मतलब उनमें बांध बना लिए जाते हैं, है ना, और नहर वगैरह बन जाती हैं, जगह जगह पर बांध बनाए जाते हैं। तो बंजर जमीन जो है हरे खेतों में बदल जाती है। बंजर जमीनों पर जब अच्छी खेती की जाती है, उनके अच्छे से देखभाल की जाती है, तो वे भी हरे खेतों में बदल जाते हैं। लेकिन यह भी सच है कि संस्कृति के संपर्क में आने पर प्रकृति अपनी स्थिरता खो रही है ना। दिनों दिन यदि हम प्रकृति का दोहन करेंगे और उसके बारे में हम नहीं सोचेंगे, है ना, तो प्रकृति जो है इस तरह से अपना संपर्क अपना प्रकृति अपनी जो स्थिरता वह खो रही है। प्रकृति का परिष्कार करने से संस्कृति का जन्म हुआ, लेकिन अब संस्कृति को चाहिए कि वह प्रकृति की रक्षा करे, है ना। जैसे बहुत सारे जगह प्रकृति अपना सौंदर्य खोते जा रही, मतलब जो आसपास के पेड़ पौधे भी हैं वह भी, उनका भी वृक्षों की कटाई की वजह से उस प्रकृति का सौंदर्य जो है वह नष्ट होता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है। उसे नष्ट होने से हमें बचाना चाहिए। प्रकृति से हम केवल लेंगे ही नहीं बल्कि देंगे भी, है ना। नर्मदा को प्रदूषित होने से बचाएंगे, वनों का विनाश नहीं होने देंगे। प्राकृतिक परिवेश की रक्षा हमारे युग की सबसे बड़ी मांग है ना। प्रकृति की हमें रक्षा करना चाहिए, उसे होने वाले दोषों से बचाना चाहिए, उसे प्रदूषण से हमें बचाना चाहिए, है ना। जैसे आपने नर्मदा जी में देखा होगा, वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो नर्मदा जी को स्वच्छ बनाए रखने के लिए अपनी सहायता देते हैं। वहां पर हमें कचरा भी नहीं फेंकना चाहिए, है ना। नर्मदा जी में जो हम कुछ भी चीज विसर्जित करते रहते हैं, तो हमें यह भी नहीं करना चाहिए, हमें उस कूड़ेदान का उपयोग करना चाहिए, या फिर जिस घाट पर ये सारी सामग्रियां विसर्जित की जाती हैं सिर्फ वहीं पर हमें ये सब चीजें करनी चाहिए। मतलब प्रदूषित होने से हमें नर्मदा को बचाना चाहिए, आसपास गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। वनों को भी हमें बचाना चाहिए, मतलब वृक्षों की जो दिनों दिन कटाई बढ़ रही है, हमें इसे रोकना चाहिए और वृक्षारोपण करना चाहिए। इस प्रकार से हमारी प्रकृति का सौंदर्य बना रहेगा और प्रकृति हरी भरी रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। यह बहुत ही मनमोहक चैप्टर दिया है आपको, है ना, जिसमें नदियों के और प्रकृति के सौंदर्य के बारे में बताया गया है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे।